जय हिंद। आज हम लोग भूगोल इकाई 8 पर परिचर्चा करेंगे। भूगोल इकाई 8 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास इकाई 8 में हम लोग चर्चा करेंगे भूमि संसाधन एवं कृषि। भूमि संसाधन एवं कृषि के बारे में चर्चा करेंगे कि भूमि क्या है, कृषि क्या है, कृषि के कितने प्रकार हैं, कृषि का भारत की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, कृषि के फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है और कृषि के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम सभी जानते हैं भूमि जिसके जो सबसे ऊपरी सतह है, ऊपरी परत है, उस ऊपरी परत को हम मृदा कहते हैं। भूमि की जो सबसे ऊपरी परत है उसको भूपरपट्टी, और भूपरपट्टी का जो ऊपरी हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। मृदा मतलब मिट्टी। मिट्टी प्रकृति के द्वारा मानव को दिया गया एक निःशुल्क उपहार है। मिट्टी या भूमि प्रकृति के द्वारा मानव को दिया गया इन्हें एक निःशुल्क और प्रमुख उपहार है। और मिट्टी पर मानव, भूमि पर मानव अपने जीवन की सभी गतिविधियों को करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने सभी आवश्यकताओं को मिट्टी पर, भूमि पर ही पूरा करने का क्या करते हैं? काम करते हैं। चूंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य अपने सभी आवश्यकता की पूर्ति भूमि पर करते हैं, मिट्टी पर करते हैं, इसलिए मृदा को हम मौलिक या मूल संसाधन के नाम से जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल, भारत का जो एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 93.1% का आंकड़ा हमारे पास क्या है? उपलब्ध है। बाकी आंकड़ा अपर्याप्त है, हो सकता है कि इसके अंतर्गत पीओके और भारत का कुछ हिस्सा जो चीन के अवैध कब्जा में है उसको रखा गया हो। तो हम अब पहले चर्चा करेंगे भूमि के उपयोग। हमारे पास जो भूमि है, मिट्टी है, उनका हम किन किन रूपों में उपयोग करते हैं। तो 2 नंबर का प्रश्न पहले आपसे आ सकता है कि भारत में भूमि के उपयोग को लिखें, तो हम लिखेंगे भारत में भूमि के अनेक सारे उपयोग हैं, जैसे वन भूमि, खेती के लिए अनुपलब्ध भूमि, अस्थायी चारागाह भूमि, फुटकर वृक्ष उपवन योग्य भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, पड़ती भूमि, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र। प्रश्न है वन भूमि किसे कहते हैं? तो वह भूमि जिस पर जंगल हो, वह भूमि जिस पर किसका विस्तार हो? जंगल का विस्तार हो, वन का विस्तार हो। तो जंगल वाली भूमि को हम वन कहते हैं। मन में एक और प्रश्न होगा, तो जंगल किसे कहते हैं, वन किसे कहते हैं? तो भूमि का वह भाग या भूमि का वह टुकड़ा जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधा और झाड़ियों से आच्छादित हो। भूमि का वह भाग जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधा और झाड़ियों से क्या हो? आच्छादित हो, लदा हो, उसे क्या कहेंगे? जंगल या वन कहते हैं। आपको बता दें 1950-51 में भारत में मात्र 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जंगल था, लेकिन विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में धीरे धीरे वनों का विस्तार हुआ और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में 21.34% भूमि पर क्या है? वन है। भारत में वर्तमान समय में 21.34% भूमि पर क्या है? जंगल है। दूसरा है खेती के लिए अनुपलब्ध भूमि। खेती के लिए अनुपलब्ध भूमि मतलब वह भूमि जो खेती के लायक है, वह भूमि जो खेती के लायक है उसका हम सिंचाई करके, अच्छी तरह से सिंचाई करके, जुताई करके, रासायनिक और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करें, उन्नत प्रकार के किस्म के बीज का प्रयोग करें, उत्पादन संभव हो सकता है। तो खेती के लायक है लेकिन वह बंजर पड़ गया है,
या खेती के लायक है लेकिन हम उसका खेत के में प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे सड़क बना लेते हैं, रेल बना लेते हैं, नहर निर्माण कर लेते हैं, कारखाना बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। तो जमीन भी खेती के लायक था लेकिन हमने खेती को छोड़कर अन्य कार्यों में प्रयोग कर लिया है, तो उसे हम कहेंगे खेती के लिए अनुपलब्ध भूमि। अस्थायी चारागाह भूमि, वह भूमि जिस पर हम पशु को चराते हैं, वह भूमि जिस पर हम पशु को चराते हैं उसको हम अस्थायी चारागाह भूमि के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा चारागाह भूमि हिमाचल प्रदेश में है। भारत में सबसे ज़्यादा चारागाह भूमि कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश के कुल भूमि के 23% भाग पर चारागाह भूमि है। उसके बाद फुटकर वृक्ष उपवन भूमि। फुटकर वृक्ष मतलब ऐसा भी भूमि है जहां पर यहां वहां जंगल विस्तार है, जंगल फैला हुआ, कुछ ऐसा भी जमीन है जिस पर यत्र तत्र वृक्ष हैं, हम खेती में उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो इसे फुटकर वृक्ष, फसल और उपवन मतलब बाग बगीचा के अधीन वाला भूमि कहेंगे। कृषि योग्य परंतु बंजर भूमि। कृषि योग्य परंतु बंजर भूमि मतलब कुछ ऐसा भी जमीन है जो खेती बाड़ी के लायक है, हम उस पर सिंचाई करके उत्तम किस्म के या अच्छे क्वालिटी का उर्वरक या खाद डालकर उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन वो हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो उसे हम कहेंगे कृषि योग्य बंजर भूमि। पड़ती भूमि, पड़ती भूमि जो यूं ही पड़ा हुआ है, हम उस पर खेती बाड़ी नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से भूमि यूं ही पड़ा हुआ है लेकिन उस पर हम खेती बाड़ी नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम पड़ती भूमि कहते हैं। और पड़ती भूमि दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी पड़ती और एक अस्थायी पड़ती। पड़ती भूमि कितने प्रकार के होते हैं? तो पड़ती जमीन दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी पड़ती, दूसरा अस्थायी पड़ती। मन में प्रश्न होगा अस्थायी पड़ती किसे कहेंगे? तो 5-10 वर्षों से जो भूमि यूं ही पड़ा हुआ है, 5-10 वर्षों से जिस जमीन पर खेती बाड़ी नहीं हो पा रहा हो उसको हम अस्थायी पड़ती कहेंगे। और कुछ ऐसा जमीन है जो पिछले 1 साल से खेती बाड़ी नहीं हो पा रहा है तो उसको हम अस्थायी पड़ती कहेंगे। 10 वर्षों से यूं ही पड़ा हो तो अस्थायी पड़ती, और 1-2 साल से जिस पर हम खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हो तो अस्थायी पड़ती के नाम से जानते हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, भूमि का वह हिस्सा जिस पर हम अनाज को उगाते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें अपने भारत में माने वो भूमि जिस पर हम फसल को उगाते हैं उसको हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और अपने भारत में लगभग 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसा है जो शुद्ध बोया गया भूमि है, लेकिन शुद्ध बोया गया भूमि सबसे अधिक पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है, जहाँ खेती के लायक जमीन क्या है? ज़्यादा है। उसके बाद है एक से अधिक बार बोया गया जमीन। कुछ ऐसा भी जमीन है जिस पर हम साल भर में 2-3 फसल को उगा लेते हैं, एक नहीं 2-3 फसल को उगा लेते हैं, उसको हम एक से अधिक बार बोया गया जमीन के नाम से जानते हैं। और एक से अधिक बार अनाज को किस किस राज्य के लोग उगाते हैं अपने भूमि पर? तो वह हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार। अब दूसरा आपके मन में प्रश्न होगा तो कृषि का महत्व क्या है? दूसरा मेरे सामने एक प्रश्न आता है, कृषि का महत्व। कृषि का भारत की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? तो आपको बता दें कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि भारत की आज भी 69% आबादी गांव में निवास करती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि भारत के 69% लोग आज भी गांव में निवास करती है। और आपको बता दें गांव के लोग अपने जीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है, भोजन के लिए कृषि पर ही निर्भर है। तो मन में प्रश्न होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? तो आप लिख सकते हैं कि भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, नंबर 1 में भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कृषि न केवल हमें जीविका प्रदान करती है, जीविका के साथ साथ हमें रोजगार भी देती है और राष्ट्रीय आय और विदेशी मुद्रा के प्राप्ति का भी स्रोत है। देश के 135 करोड़ आबादी को 3 पहर का भोजन
कृषि ही उपलब्ध कराती है। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान 13.9% है। मतलब देश में जितना आमदनी होता है उसका लगभग 14% रुपया कृषि से प्राप्त होता है। इसके अलावा कई ऐसे उद्योग हैं जैसे चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, इन सबको कच्चा माल कृषि से ही मिलता है। और भारत के विदेशी व्यापार में या भारत के निर्यात व्यापार में लगभग 13% हिस्सा कृषि का है। तो कृषि का भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। उसके अलावा है भारतीय कृषि की विशेषता। तीसरा जो प्रश्न है मेरे सामने वह है भारतीय कृषि की विशेषता। तो एक प्रश्न आएगा कि भारत में कृषि की क्या विशेषता है, तो आप लिखेंगे भारत की अर्थव्यवस्था में या भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। भारतीय कृषि की क्या विशेषता है, तो आप उत्तर लिखेंगे भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। नंबर 1, देश की लगभग 50% आबादी अपने जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। देश की लगभग 50% आबादी अपने जीविका के लिए किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। नंबर 2, राष्ट्रीय आय का मतलब देश की आय का, राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय कृषि से प्राप्त होती है। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 42% हिस्सा कृषि का है। देश के निर्यात व्यापार में 13% योगदान कृषि का है। 5वां पॉइंट, भारत के कई ऐसे उद्योग हैं जैसे सूती कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, चावल उद्योग, दाल उद्योग, आटा उद्योग, मैदा उद्योग, बिस्किट उद्योग, ब्रेड उद्योग, इन सबको कच्चा माल कहां से मिलता है, कृषि से मिलता है। खाद्यान्नों की प्रचुरता, कृषि आज प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। इसके अलावा कृषि का अंतर्राष्ट्रीय विशेषता भी है, जैसे भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय, मूंगफली और गन्ना उत्पादक देशों में से एक है। मतलब चाय, गन्ना और मूंगफली के उत्पादन में भारत विश्व में नंबर 1 स्थान पर है। वहीं चावल, कपास, जूट के उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। और लाख के उत्पादन में तो भारत का विश्व में एकाधिकार प्राप्त है। विश्व में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, इंडिया है। और कृषि का जो अगली विशेषता है कि भारत में कुल जितना जमीन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 46.7% जमीन पर, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 46.7% भूमि पर खेतीबाड़ी होता है, जो संसार में के अन्य किसी देश में नहीं होता है। और भारत में एक ही फसल, खेत में एक ही समय में कई फसल को, मतलब यहां पर एक ही बार में अनेक सारे फसलों को लगाया जाता है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की विशेषता है। अगला है शस्य गहनता क्या है। अगला टॉपिक मेरे सामने है कि शस्य गहनता क्या है। शस्य गहनता तो कहता है कि कुल फसल क्षेत्र और शुद्ध फसल क्षेत्र के अनुपात को शस्य गहनता कहते हैं। कुल फसल क्षेत्र और शुद्ध फसल क्षेत्र के अनुपात को हम शस्य गहनता के नाम से जानते हैं। कुल फसल क्षेत्र और शुद्ध फसल क्षेत्र के अनुपात को हम क्या कहेंगे, शस्य गहनता के नाम से जानते हैं। शस्य गहनता का फॉर्मूला है कुल फसली क्षेत्र, हमने कहा कुल फसली क्षेत्र बटा शुद्ध फसली क्षेत्र गुने
100। अब मान लिया कुल फसली क्षेत्र मतलब आप नहीं समझे और शुद्ध फसली क्षेत्र नहीं समझे, तो आप मान लो कि आपके पास 5 एकड़ जमीन है। आपके पास कितना जमीन है? 5 एकड़ जमीन है। तो कुल फसली क्षेत्र 5 हुआ, शुद्ध फसली क्षेत्र 5 है, मतलब 5 एकड़ जमीन है तो 5 एकड़ पर करेंगे आप कुल फसली क्षेत्र और शुद्ध फसली। तो शुद्ध खेत आपके पास कितना है? 5 बीघा है। तो 5 बीघा है तो 5 बीघा पर न खेती करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि साल भर में हमारे किसान, कुछ ऐसे किसान हैं जो एक फसल लगाते हैं, कुछ ऐसे किसान हैं जो अपने खेत में साल भर में 2 फसल उगाते हैं, और कुछ ऐसे किसान हैं जो अपने खेत में साल भर में 3 फसल लगाते हैं। तो जो किसान एक फसल लगाएंगे उसके लिए 5 × 1/5 × 100। जो किसान साल भर में 2 लगाएंगे तो 5 × 2/5 × 100। कुछ ऐसे भी होंगे जो साल भर में 3 फसल लगाएंगे तो 5 × 3/5 × 100। तो शस्य गहनता क्या है? तो कुल फसली क्षेत्र बटा शुद्ध फसली क्षेत्र × 100। तो जो किसान साल में एक फसल को उगाते हैं, वार्षिक फसल, तो 5 में 1 से गुना, क्योंकि एक फसल उगाते हैं, × 5। तो इस 5 से इस 5 को काट दो, 1 से गुना 100 तो बराबर क्या हो गया? शस्य गहनता 100% हो गया। जो किसान 2 फसल उगाते हैं, रबी खरीफ, इस 5 से इस 5 को काट दो, क्योंकि 5 × 2/5, तो यहाँ क्या % हो जाएगा? 200% हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ के किसान अपने खेत में 3 फसल उगाते हैं, तो 5 × 3/5, तो इस 5 से इस 5 को काट देंगे, यहाँ 3 में 100 से, यहाँ 3%, शस्य गहनता 300% हो जाएगा। तो जहाँ के किसान अपने खेत में, वही कहा कि शुद्ध कुल फसली क्षेत्र बटा शुद्ध फसली क्षेत्र को हम शस्य गहनता के नाम से जानते हैं। जहाँ 300% होगा शस्य गहनता ज़्यादा होगा, जहाँ 200% होगा इसके तुलना में कम होगा, पर जहाँ 100% होगा शस्य गहनता सबसे कम होगा। तो आपको बता दें कि दक्षिण भारत के जो राज्य है वहाँ शस्य गहनता कम है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार में शस्य गहनता क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ के किसान अपने खेत में कम से कम 2 फसल जरूर उगाते हैं। अब मन में प्रश्न होगा, तो कृषि के प्रकार कितने हैं? एक नया प्रश्न आया, कृषि के प्रकार, कृषि के कितने प्रकार है? तो सामान्यतः आप देखेंगे तो कृषि के 2 प्रकार है। कृषि के कितने प्रकार हैं? तो कृषि के 2 प्रकार हैं। पहला है सिंचित कृषि। कृषि के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पहला कौन है? सिंचित कृषि, और दूसरा है बरानी कृषि। बरानी को हम वर्षाधीन भी कहेंगे। सिंचित कृषि और बरानी कृषि। प्रश्न होगा सिंचित कृषि किसे कहेंगे? तो सिंचाई करके जब खेतीबाड़ी किया जाए, माने खेतीबाड़ी करे लेकिन क्या करके? सिंचाई करके, पंप सेट से पानी पटा के सिंचाई करके जब कृषि किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? सिंचित कृषि कहेंगे। और खेतीबाड़ी के लिए वर्षा पर निर्भर रहा जाए, वर्षा होगी तो सिंचाई होगा, वर्षा नहीं होगी तो सिंचाई नहीं होगा। मतलब सिंचाई करके जब कृषि किया जाए तो उसको सिंचित कृषि कहेंगे, और वर्षा पर खेतीबाड़ी के लिए निर्भर रहा जाए तो उसको हम बरानी कृषि के नाम से जानते हैं। तो ये कृषि के 2 प्रकार हैं, लेकिन सिंचित कृषि का कोई वर्गीकरण नहीं है, लेकिन यहाँ पर बरानी कृषि के 2 प्रकार हैं। एक होता है शुष्क कृषि, और दूसरा है आर्द्र कृषि। मतलब सिंचित कृषि खेतीबाड़ी के लिए सिंचाई के पर निर्भर रहा जाए तो सिंचित कृषि, और वर्षा के माध्यम से खेतीबाड़ी किया जाए तो उसको हम बरानी कृषि या वर्षाधीन कृषि कहेंगे। और बरानी कृषि के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, आर्द्र कृषि और शुष्क कृषि। मन में प्रश्न होगा आर्द्र कृषि किसे कहते हैं? मन में एक प्रश्न होगा कि आर्द्र कृषि किसे कहेंगे? तो 75% से ज्यादा, जिन क्षेत्रों में 75% से ज्यादा वर्षा होती है, माने वर्षा ज्यादा हो कितना से? 75% से। तो 75% से जिन क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती है उन क्षेत्र में जो कृषि होगी उसको हम आर्द्र कृषि के नाम से जानते हैं। और जिन क्षेत्र में वर्षा 75% से क्या हो? कम हो, जिन क्षेत्र में वर्षा 75% से क्या हो? कम हो, उसे हम शुष्क कृषि के नाम से जानते हैं। जिन क्षेत्र में वर्षा 75% से क्या हो? ज्यादा हो, तो वहां जो कृषि होगी उसको हम शुष्क कृषि कहेंगे।
और जिन क्षेत्र में वर्षा 75% से ज्यादा हो उन क्षेत्र में जो कृषि होगी उसको हम आर्द्र कृषि के नाम से जानते हैं। मन में प्रश्न होगा तो शुष्क कृषि में कौन कौन अनाज उगाते हैं, शुष्क कृषि के प्रमुख फसल कौन कौन है? तो शुष्क कृषि के प्रमुख फसल है राई, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार। मतलब ज्वार, बाजरा, राई, मूंग, चना, ये शुष्क कृषि की फसल है। इसे वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम चाहिए। दूसरा है आर्द्र कृषि, तो जहां 75 सेंटीमीटर से वर्षा क्या हो, ज्यादा हो, उसे आर्द्र कृषि कहेंगे। और आर्द्र कृषि के प्रमुख फसल कौन है? चावल, गन्ना, जूट, ये सारे आर्द्र कृषि के फसल है। अब फसल की ऋतु, अगला प्रश्न मेरे सामने आता है, फसल की ऋतु। फसल की ऋतु की बात करते हैं तो अपने भारत में फसल की 3 ऋतुएं। भारत में फसल की कितनी ऋतुएं हैं? 3 ऋतु हैं। पहला कौन है? खरीफ है। दूसरा कौन है? रबी है। तीसरा कौन है? जायद या गर्मा। भारत में फसल की कितनी ऋतुएं हैं? आपको बता दें, भारत में फसल के 3 ऋतुएं हैं। पहला कौन है? खरीफ। दूसरा कौन है? रबी। तीसरा कौन है? जायद या गर्मा। तो प्रश्न होगा, खरीफ की फसल किसे कहते हैं? खरीफ की ऋतु क्या है? तो खरीफ का फॉर्मूला होता है कि जून में प्रारंभ होता है, मतलब जून से, जुलाई भी ले सकते हैं, जून से सितंबर या अक्टूबर, जून से अक्टूबर तक फसल की जो ऋतु होती है उसको हम खरीफ ऋतु कहेंगे। और अक्टूबर से, मतलब अक्टूबर या नवंबर भी हम ले सकते हैं, अक्टूबर नवंबर से प्रारंभ होता है और मार्च अप्रैल तक चलता है। अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक जो का कृषि का जो ऋतु है उसको हम रबी कहेंगे। और अप्रैल से जून बच गया, यहां अप्रैल से क्या होगा? जून, मतलब अप्रैल से जून, अप्रैल से जून कृषि का जो ऋतु होता है उसको हम जायद या गर्मा के ऋतु के नाम से जानते हैं। तो भारत में फसल की कितनी ऋतुएं हैं? 3 हैं, रबी, खरीफ, खरीफ, रबी और जायद या गर्मा। रबी का, खरीफ का है जून से सितंबर अक्टूबर, रबी का है अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल, और जायद का है अप्रैल से जून के बीच। अब होगा तो खरीफ के फसल कौन कौन है? तो आपको बता दें, खरीफ के फसल हैं चावल, गन्ना, जूट, बाजरा, अरहर, मक्का, रागी, मूंगफली, ज्वार। ये रबी, इसका है, खरीफ का है। रबी का कौन है? तो गेहूं, मसूरी, मतलब गेहूं, दलहन और तिलहन। गेहूं, दलहन और तिलहन ये रबी का फसल है। और जायद या गर्मा का कौन है? तो फल, फूल और सब्जी, जैसे खीरा, तरबूजा, फूट, मतलब फल, फूल और सब्जी जायद के फसल के उदाहरण। लेकिन एक याद बात करेंगे कि कुछ राज्य में खरीफ को 2 वर्गों में बांटा गया। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां खरीफ को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। एक होता है भदई, दूसरा होता है अगहन। क्योंकि खरीफ में धान होता है, चावल प्रधान होता है, तो चावल 2 प्रकार का होता है, जो भादों में कटा है उसको भदाई, और जो अगहन में कटा है उसे क्या कहेंगे? अगहनी कहते हैं। अब प्रश्न होगा कि भारत की प्रमुख फसलें की बात करते हैं। एक अगला टॉपिक है प्रमुख फसल। तो आपको बता दें, भारत में तो अनेक सारे फसल, सैकड़ों किस्म के अनाज को उगाया जाता है, लेकिन सैकड़ों किस्म के इस फसल को हम 5 वर्गों में बांटते हैं। भारत के जो प्रमुख फसल है, इन फसल के कितने वर्ग हैं? तो 5 वर्ग है। नंबर 1 में है खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल। नंबर 2 में है व्यापारिक या मुद्रादायिनी फसल, व्यापारिक ऑब्लिक मुद्रादायिनी फसल। नंबर 3 में है पेय फसल। चार में है फल।
और पांचवें हैं रेशेदार फसल। मतलब भारत में फसल को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो भारत के जो फसल है उसको 5 वर्ग में बांटा गया है। खाद्यान्न फसल, वह फसल जिसको हम खाने के लिए रूप में प्रयोग करते हैं, खाने के लिए उगाते हैं, जैसे चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन, ये खाद्य फसल के उदाहरण। दूसरा व्यापारिक फसल, व्यापारिक फसल को हम मुद्रादायनी फसल भी कहते हैं। मुद्रा प्राप्त करने के लिए व्यापार के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर उगाते हैं, तो उसको हम व्यापारिक फसल कहेंगे। जैसे सूरजमुखी, मूंगफली, सरसों, राई, तीसी, अलसी। पेय फसल, कुछ ऐसे भी फसल है जिसको हम पीते हैं, चाय, कॉफी, पेय फसल के उदाहरण है। आप फल में जितना प्रकार के फल हो, आम हो, लीची हो, केला हो, कटहर हो, बरहर हो, पपीता हो, अमरूद हो, फल है। रेशेदार फसल, कुछ ऐसे ही फसल है जिनसे हमें रेशा की प्राप्ति होती है। तो जिन फसल से हमें रेशा की प्राप्ति होती है उसको हम रेशेदार फसल के नाम से जानते हैं। और रेशेदार फसल में क्या होगा? तो रेशेदार फसल में होगा कपास, जूट, पटसन, मेस्टा, पटुआ। कपास, जूट, पटसन, मेस्टा और पटुआ रेशेदार फसल के क्या है? उदाहरण। तो आज के क्लास में इतना ही। कल हम लोग भारत के प्रमुख खाद्य फसल के बारे में और उसके प्रमुख भौगोलिक दशा के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब गेहूं, चावल, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, इन सब की खेती के लिए जो आदर्श भौगोलिक दशाएं हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।